everyone, my name is Anjali Sharma and I am student SY in Mumbai University. So जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम उसको मैं कंटिन्यूअसली पढ़ा रही हूँ एंड लिटरली बताओ तो मुझे भी बहुत मजा आ रहा है उसे पढ़ाने में. आप सभी को आज मैं पढ़ाऊंगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ लिया है. तो अगर मैं उसको ऊपर से ओवरव्यू करा दूँ तो आपका तो रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरीके से. एंड ऑलरेडी हमने पढ़ा है 12th में, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं सभी ने पढ़ा होगा, तो उनको क्या है कि ये ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे तो भी हो जाएगा कवर. तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज अ डिवीजन ऑफ वर्क. अभी क्या है डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या होता है कि लाइक अभी मैंने क्या किया है, लाइक मैं लीडर हूँ, मैंने आपको क्या किया बोल दिया ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं. अब वो क्या होगा आपके ऊपर एक लोड आ जाएगा. पहला चीज तो इतना सारा देख के ही हमें पढ़ने का मन नहीं करेगा. फिर दूसरा कि ठीक है अच्छा एक फोर्स की वजह से हमने पढ़ भी लिया, तो वो 10 में से 10 चैप्टर पूरे दिन भर में हमने क्या किया एक चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़ा, उससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा. बट उसी टाइम उतने ही टाइम में हमने क्या किया काम को डिवाइड कर दिया कि सुबह में मैं 2 चैप्टर पढ़ लूंगा, शाम को 2 चैप्टर पढ़ लूंगा, दोपहर को 2 पढ़ लूंगा, रात को 2. तो वो 2 की जगह पे हम 8 कर रहे. क्यों? क्योंकि हमने अपने काम को डिवाइड कर दिया. देखो एकदम देसी लैंग्वेज में बताओ ना तो कभी कभी क्या होता है जब हम छोटे रहते हैं और मम्मी हमें खाना खिलाती है तो क्या करती है जब हम खाना बहुत सारा देखते ना तो खाने का मन नहीं करता, तो मम्मी लोग क्या करते हैं उस खाने को ऐसे डिवाइड कर देती है कि ये है पापा का, ये है भैया का, ये है बहन दीदी का. तो ऐसे क्या है हम खाने को खा भी लेते हैं. तो वो क्या होता है डिवाइड मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क. एकदम देसी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, एकदम फिट हो गया होगा आई थिंक माइंड में. सो नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि अगर एक मैनेजर है उसके पास अथॉरिटी है कि वो आपको ऑर्डर दे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिजल्ट को भी देखे, उसको भी रिजल्ट चाहिए. मतलब क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक भाई भाई तरह होते हैं कि भाई जो है अथॉरिटी है तो छोटा भाई उसके पीछे पीछे है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी. हाँ, तो अथॉरिटी जहां रहेगी साथ में उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. नेक्स्ट आता है अपना डिसिप्लिन. देखो डिसिप्लिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर डिसिप्लिन नहीं रहा एम्प्लॉयज के अंदर तो वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्मूथली वर्क नहीं कर पाएगा. बिकॉज एक लीडर कितना किसी को समझाएगा अकेले. लाइक अभी हमारा कॉलेज में देख ले बेसिक लैंग्वेज में, तो एक जो फैकल्टी है वो तो ठीक है बहुत अच्छा है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं. बट हम स्टूडेंट्स अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो वो इंसान कितना हमें समझाएगा, कितना हद तक गाइड कर सकता है. बट अगर हम डिसिप्लिन है तो वो हमें पढ़ाएंगे भी अच्छे से, जो एक्टिविटीज है वो भी और अच्छे से कराएंगे. तो हमारे अंदर डिसिप्लिन रहेगा तो उनको भी कराने में वो चीज अच्छा लगेगा. तो जो भी हमारे कॉलेज लाइफ के वर्क है वो स्मूथली वर्क करेंगे. तो सेम ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि अगर डिसिप्लिन एम्प्लॉयज या लीडर, कभी कभी होता है कि लीडर भी डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते तो एम्प्लॉयज ऑब्वियसली नहीं करेंगे. तो वो क्या होता है कि डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए. नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड. मतलब क्या है कि रूल्स, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि जो भी कमांड है एक ग्रुप में होना चाहिए. एक लीडर ने अगर कमांड दे दिया है ग्रुप को तो वो ग्रुप पूरा फॉलो करे, ना कि उस पर ऑब्जेक्शन उठाए कि नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं क्यों करूं, उसने ऑर्डर दिया है. तो वो चीज नहीं होना चाहिए. या आप अपने आइडियाज नॉलेज शेयर कर सकते हैं लीडर्स के साथ में कि मेरे पास कुछ आइडिया है आप देख सकते हैं क्या, वो कर सकते हैं, वो आपका हक है. बट अगर लीडर ने भी प्रॉपरली प्लान्स कर दिया है आपकी भी आइडियाज लेने के बाद, तो आप ये नहीं कर सकते कि अरे मैं क्यों करूँ उसने दिया है. तो ये चीज नहीं होना चाहिए. यूनिटी नाम की चीज एक होनी चाहिए, एकता इन शॉर्ट बोले तो. नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. मतलब क्या होता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सिमिलर टाइप्स के वर्क के लिए एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, ना कि अलग अलग डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन रहेगा तो लीडर्स भी क्या है कंफ्यूज नहीं होंगे. और डायरेक्शन जो है यूनिटी में होना चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए कि हाँ सभी लोग मिलके एक डायरेक्शन को फॉलो करें, उस पर वर्क करें ताकि हम अपने प्लान्स पे प्लान्स के जो भी हमारे प्लान्स है उसे अचीव कर पाए. फिर आता है
सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट मतलब क्या है कि पर्सनल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली देखो क्या होता है कि सबऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है कि खुद के जो इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा हम साइड में रखें, पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे वर्क करें, देन उस पे वो हो जा रहा है, फिर अपने जो इंटरेस्ट है वो भी हम कर सकते हैं वर्क उस पर भी। तो मतलब क्या होता है सबऑर्डिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि पहले ऑर्गेनाइजेशन पे हम फोकस करें, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैमिली माने, उस पे वर्क करें मिलजुल के, इन शॉर्ट। फिर आता है नेक्स्ट हमारा रेम्यूनरेशन मीन्स क्या होता है इसमें कि वेट रेम्यूनरेशन में क्या होता है कि पेमेंट या सैलरी जो एम्प्लॉयज को उसके काम के बदले मिलना चाहिए। लाइक क्या होता है कभी कभी ना कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो थोड़े से फ्रॉड रहते हैं। लाइक वो क्या करते हैं एम्प्लॉयज से काम करवा लेते हैं बट उनको ना ही अवार्ड्स देते हैं ना ही रिवॉर्ड्स देते हैं, वो तो दूर की बात है उनको ढंग से उनकी सैलरी तक नहीं देते हैं। तो वो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए। जो एम्प्लॉयज अगर आपके काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से शिद्दत से तो उनकी सैलरी उनके टाइम पे उनको दोगे तो क्या होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में ना उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि हाँ यार ये मैंने काम तो किया और मेरे काम को रिस्पेक्ट किया गया, मुझे टाइम से सैलरी दिया। क्योंकि देखो अगर एक लीडर है उसको पैसे की जरूरत है तो जो उसके साथ में काम कर रहा है उसे भी पैसे की जरूरत होती है, उसे भी टाइम टू टाइम सैलरी मिलना चाहिए, ना कि उसको बार बार जाके बोलना पड़े कि मैम सर मेरा ये सैलरी अभी तक रुका है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आता है उसमें नेक्स्ट अपना सॉरी थोड़ा सा मैं ब्रेक हो गई, बट नेक्स्ट आता है अपना सेंट्रलाइजेशन। मीन्स क्या होता है सेंट्रलाइजेशन से ही हम टॉपिक से ही समझ रहे पॉइंट से कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि जो भी काम है वो एक सेंटर में होना चाहिए। देखो कैसे डिसीजन मेकिंग पावर का बैलेंस ना ऊपर टॉप लेवल पे हो और ना ही लोअर टॉप लेवल पे मिडल लेवल पे या लोअर लेवल पे हो। मतलब डिसीजन मेकिंग का काम जो लोड है वो दोनों पे बराबर होना चाहिए, ना कि एक पे ज्यादा हो जाए एक पे कम हो जाए, इक्वलिटी होनी चाहिए, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। एंड आता है नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स क्या होता है हायरकी। इन शॉर्ट हम बोले तो हायरकी मीन्स क्या होता है कि एक प्रॉपर वे में काम होना चाहिए, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। इसके पहले ही लेक्चर में हमने ये तीनों पॉइंट्स को कवर किया है। मीन्स क्या होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो स्केलर चेन में होना चाहिए, हायरकी होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो ऊपर टॉप लेवल ने ऑर्डर दे दिया है वो मिडल लेवल चुपचाप से फॉलो करे और जो मिडल लेवल ने दे दिया है वो लोअर लेवल फॉलो करे। मीन्स क्या होता है कि ये हायरकी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, कब जब सामने वाला रॉन्ग हो तब, ना कि सामने वाला ऊपर वाले ने दे दिया है कि ये फॉलो करो आप अपने मन का कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना ऑर्डर। अभी ऑर्डर में क्या होता है कि रिसोर्स और पीपल को प्रॉपर जगह पर अरेंज करना। देखो कैसा होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेस है, जो भी पीपल है, मीन्स जो जिस चीज में एक्सपर्ट है, इन शॉर्ट उसको उस चीज में रखे, ताकि क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है वो स्मूथली हो। अभी आपको जो चीज आ रहा है आपको उसके जगह पे किसी और काम में रख दिए। अभी लाइक मेरे को जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो मुझे कॉमर्स का काम छोड़ करके मुझे साइंस में डाल दिए, साइंस के जो काम करने हैं आईटी सेक्टर में मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मुझे उधर का आइडिया नहीं है, और इधर डालोगे तो एज कम्पेयर दिस मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूंगी बिकॉज मुझे इसका आइडिया है। तो सेम एज इट इज ये क्या होता है कि ऑर्डर जो मिल रहे हैं ना वो प्रॉपरली इंसान को मिलना चाहिए, सही जगह पे सही इंसान को ऑर्डर देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको वो काम नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको सीखेंगे, सीखने में टाइम कंज्यूम होगा, तो उससे अच्छा है कि वो इंसान को वो काम दे दो जिसको वो चीज़ आता है प्रॉपरली, आपको क्या है कि दूसरा काम दे दे। तो ये क्या होता है ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स क्या होता है
सोशल जस्टिस मतलब कैसा है कि एम्प्लॉय के साथ इक्विटी ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट होना चाहिए। मीन्स एम्प्लॉयज़ को भी इम्पोर्टेंस देना है, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने हैं, जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका हक है वो सब चीज़ उनको मिलना चाहिए। ये सभी चीज़ें देखो पता है क्या करते हैं कि जो कंपनी होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, इधर के जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी खुश है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ना स्ट्रेस में रहते हैं कि यार क्या काम दे दिए, कितने सारे काम दे दिए। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के साथ में एम्प्लॉयज़ को खुश रखना है कि क्योंकि उन्हीं के भरोसे तो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। एक टॉप लेवल जो है वो तो प्लान्स बना दिए, वो तो शांति से बैठा है, बट काम कौन करके दे रहा है आपका? जो लोअर लेवल है, जो एम्प्लॉयज़ है, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको वैल्यू करना उनकी, और उनको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स प्रमोशन ये सब देते रहना कि वो खुश रहे अपने काम से, आपके काम को फिर और अच्छे से करेंगे, एक फैमिली समझ लेंगे। जब भी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ मूवीज में भी देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दिखाया जाता है वहाँ पे कंपनी, तो कुछ कुछ इतने अच्छे रहते हैं वहाँ पे, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं कि वो कंपनी को कंपनी नहीं अपनी फैमिली समझने लगते हैं कि भाई अगर कंपनी को कुछ हुआ तो जो लोअर लेवल का एक एम्प्लॉय है उसको भी तकलीफ होगा, ना कि उसको ये अरे ठीक है होने दो जो भी, मुझे तो मेरी सैलरी मिल रही है, वो चीज़ ना हो, उसे भी हर्ट हो, उसे भी तकलीफ हो। ये कैसे होगा? जब इक्विटी नाम की चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टर्न। मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को रिक्वेस्ट ट्रांसफॉर्म का नेसेसरी डिमांड ना हो, उनकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए। देखो एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ के जो भी डिमांड है उसको फुलफिल किया जाए और वो स्टेबल रहे, उनके जो काम है वो ये ना हो कि कभी तुमको ऊपर कर दे कभी नीचे कर दे रहे, चाहे जब चाहे जिधर तुमको पोस्ट दे दे रहे, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए वो। और फिर नेक्स्ट आता है अपने पॉइंट्स इनिशिएटिव। मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को अपने आइडियाज़ और सजेशन देने के चांस मिलने चाहिए। एग्जैक्टली अगर देखो एक लीडर ने क्या किया, ऑटोक्रेटिक रूल्स फॉलो कर रहा है, तो ऑटोक्रेटिक रूल्स में क्या होता है, खुद के ही आइडियाज लेगा, वो खुद के ही प्लान्स बनाएगा और एम्प्लॉयज को बोलेगा आप वर्क करो, एम्प्लॉयज के आइडियाज को सुनेगा नहीं। अभी मैं हूँ, अभी मैंने क्या किया है कि खुद का ही आइडिया ले रही हूँ, खुद के ही नॉलेज ले रही हूँ, आप लोगों की बातों को सुन नहीं रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास उतने आइडियाज नहीं होंगे जितने आप सभी के पास होंगे। कुछ कुछ हमारे जैसे कॉलेज में क्या होता है कि फैकल्टी ठीक है वो एक्सपर्ट है, उनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेजेस है, वो एक्सपीरियंस वाले, बट कभी कभी ना फैकल्टी से अच्छे आइडियाज स्टूडेंट्स भी दे देते हैं। तो वो क्या, एक अच्छा फैकल्टी, एक अच्छा लीडर क्या करता है कि स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज़ का सुनता है कि हाँ आपके पास भी कुछ सजेशन है, कुछ आइडियाज़ है, कुछ न्यू क्रिएटिविटी करने का है, इनोवेशन करना है, तो आप मुझे बता सकते कि मैं उसमें इन्वॉल्व करूँ अपने प्लानिंग्स में। तो ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एस्पिरिट डे कॉर्प। मतलब क्या होता है कि टीम वर्क कॉर्पोरेशन से इफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब क्या है कि सबके अंदर आता है कि टीम वर्क काम करे, अगर सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे तो सबको होगा कि हाँ जब इतने लोग कर रहे तो मैं भी एक टीम में ही काम करूँ। बिकॉज देखो कैसा होता है कि अभी मैं हूँ सिंगल, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को मैम ने दे दिया है कि आप ये 10 क्वेश्चंस लर्न करो, तो और मेरे ऊपर ओब्वियसली लोड ज़्यादा हो जाएगा कि ये 10 क्वेश्चंस पूरे मेरे को लर्न करने। बट मैम ने क्या किया कि 10 का ग्रुप बनाओ 10 लोग का और सभी लोग लर्न करके मुझे सुनाओ। अब एक इंसान 10 लर्न करे या फिर उसमें 5 लोग लर्न करे वो मैटर नहीं करता, पर आप सभी को सुनाना है। तो हम क्या करेंगे, 10 लोग हैं, एक एक टॉपिक ले लेंगे अपने अपने, फिर क्या करेंगे, लोड कम हो जाएगा क्योंकि टीम वर्क में कर रहे। ये बेनिफिट होता है कि लोड कम हो जाता है जब हम एक ग्रुप में काम करते कोई भी। तो क्या होता है यहाँ पे हमारे 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट होते हैं। आई नो कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया होगा, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं भी अभी प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे भी थोड़ा सा रिविजन करना पड़ता है, देन मैं आपको पढ़ाती हूँ। सो कुछ भी गलती हो गया उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी।
सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बाय बाय।